हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्लीज़ प्लीज़ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। जल्द में से ही न्यू एपिसोड के साथ उसी में शुरू करते हैं वीडियो को। टापू धीरे धीरे करके सभी अब एक दूसरे की तरफ देखकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा पसरा पड़ा था। एक बड़ी सी स्क्रीन दिखाई दे रही थी। अब उन्हें अपनी मोम के बारे में आगे जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हो रहे थे, क्योंकि लंबे टाइम से चलते आ रहे थे, स्क्रीन को ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं भी स्क्रीन नहीं मिली। अब काफ़ी थक चुके थे, इसलिए वे आराम से एक जगह बैठ जाते। अचानक वे जहाँ पर थे वो जंगल के अंदर एक पुराना सा घर महसूस हो रहा था। वहाँ पर आराम से बैठे हुए थे। अचानक कमरे में चारों तरफ रोशनी बुझ गई। आर्यन, अलेक्जेंडर, रिया और अब्दुल जोन एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ पल तक सिर्फ अंधेरा था, फिर धड़ाम, उनके सामने मौजूद विशाल दीवार पर एक एक करके सफ़ेद अक्षर उभरने लगे। अब तो ने अपनी मोम की जर्नी को सुना है, देखा है। एक पल विराम। स्क्रीन पर आवाज आनी पूरी तरह से बंद हुई और साथ में लिखे हुए अक्षर भी रुक गए। कुछ सेकंड तक, एक दो, फिर कुछ समय के बाद दूसरी पंक्ति सामने आई। लेकिन तुम्हारे पिता की कहानी अभी बाकी है। रिया की आंखें फैल गई। पापा? क्योंकि जब उन्होंने पहले दरवाजे पर दस्तक दी थी तो हल्की सी झलकियां उनके डैड की जर्नी की उन्हें दिखाई गई थी। अलेक्जेंडर ने स्क्रीन को देखते हुए कहा, अब हमें डैड की जिंदगी भी दिखाई जाएगी क्या, वो भी मोम की तरह? इतना कहना ही था कि अब्दुल ने अपने हाथों को क्रॉस करके और बच्चों की तरफ देखने लगा, क्योंकि बच्चे भी अब्दुल की तरफ देख रहे थे। क्योंकि बच्चों को पता था कि अब्दुल अंकल काफ़ी समय से पापा के साथ हैं। शायद उन्हें पापा के अतीत के बारे में उन चीज़ों को पता होगा जो आज तक कोई नहीं जानता। उन्होंने आश्चर्यजनक उसे देखते रहे। अब अब्दुल ने कहा, हाँ, तुम्हारे पापा भी काफ़ी मिस्टीरियस हैं। जैसे वो दिखते हैं वैसे नहीं हैं, जैसे तुम्हारी मोम दिखती है वैसी नहीं है। लेकिन इस बारे में मैं भी इतने अच्छे से नहीं जानता। जितना मैं जानता हूँ वो काफ़ी अलग थे। इतना कहकर थे एक शब्द उनके गले में ही अटक गया। बच्चे उस थे शब्द का मतलब नहीं समझ पाए और फिर वह स्क्रीन की तरफ देखने लगे। अब हमें डैड की जिंदगी आगे दिखाई जाएगी। स्क्रीन पर आखिरी पंक्ति उभरी। रोहित मारवा उस लड़के की कहानी है जिसने अकेले अपना साम्राज्य खड़ा किया था। और उसी क्षण स्क्रीन पर एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। रोहित, करीब 10 साल की उम्र, दिल्ली का एक आलीशान घर, बहुत बड़ा कमरा, महंगे खिलौने, लेकिन उस कमरे में खेलने वाला बच्चा एक अकेला था। 10 साल का रोहित, वह खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके आसपास काफ़ी चीज़ें थी, हाई टेक्निक के खिलौने थे, देश विदेश से लाए गए। क्योंकि रोहित अक्सर शांत रहता था, घर पर अकेला जब भी रहता, वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, नहीं किसी से दोस्ती करना उसे पसंद था। क्योंकि जब जीवन में माँ बाप का प्यार ना हो तो उस बच्चे के साथ क्या हो सकता है, ये सब बच्चे जानते थे। क्योंकि उनके पास मोम डैड का प्यार था, लेकिन वो नहीं थे। क्योंकि इस बारे में बच्चों को भी पता है। आशा दादी उनकी जब उन्होंने मिली थी तो शायद वो अकेली रहती थी उस छोटे से घर में। ये सब बच्चों को याद था। वह खिड़की के पास बैठा लगातार बाहर देख रहा था। हर बार जब कोई गाड़ी उस रास्ते से गुजरती, पीछे वाले रास्ते से, उसकी आंखों में एक उम्मीद जागती, शायद माँ आएगी। लेकिन हर गाड़ी आगे निकल जाती। रोहित का चेहरा फिर शांत हो जाता। उसकी दादी उसके पीछे आकर खड़ी हुई थी, सुहासिनी मारवा। जो रोहित जैसे ही पलटता है, दादी माँ, आज आज मेरी मोम नहीं आई। दादी माँ कुछ पल चुप रही, क्योंकि हमेशा रोहित को यही कहती थी, तुम्हारी मोम जल्द आएगी। फिर उसके सिर पर हाथ रख दिया। एक दिन जरूर आएगी बेटा, तुमसे प्यार करेगी जी भर के। शायद जब वह तुम्हें जी भर कर प्यार करेगी फिर तुम्हें छोड़ नहीं पाएगी। रोहित ने मासूमियत से पूछा, कब दादी माँ? दादी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस उसे अपने सीने से लगा लिया। स्क्रीन के सामने खड़े तीनों बच्चे बिल्कुल शांत थे। रिया की आंखें बाहर आई। डैड भी अकेले थे? आर्य ने धीमे से कहा, हाँ, हमारी मोम की तरह। वहीं फिर से दृश्य बदलता है। वहीं कुछ समय तक ब्लैंक स्क्रीन रहती है, जिस कारण से बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे थे और एक चीज़ों को समझने की पहले ही कोशिश करना चाहते थे।
वही अगला दृश्य सामने दिखाया जाता है। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। स्क्रीन पर तारीख बदल चुकी थी। करीब 11 साल। रोहित ने पढ़ाई में अपनी उम्र कहीं से ज़्यादा तेज दिमाग दिखाना शुरू कर दिया था। वह सिर्फ किताबों नहीं पढ़ता था, वह व्यवहार, व्यापार, समझौता, सारी चीज़ों में पूरी तरह से माहिर हासिल करता जा रहा था। कंपनियां के आंकड़े देखता, लोगों के फैसलों को समझता, बाजार को बढ़ाता और सबसे खास बात, वह हर गलती से कुछ नया सीखता। ये सब धीरे धीरे करके वह अपनी 11 साल की उम्र में कर रहा था। अब बच्चों को खुद पर ही काफ़ी गिल्ट महसूस हो रहा था, क्योंकि जहाँ उनके मोम डैड ने छोटी सी उम्र में इतनी सब चीज़ें हासिल कर ली थी, लेकिन बच्चे बच्चे आप सिर्फ एक चीज़ों में उलझ कर रख रहे हुए थे कि उनकी मोम डैड ने उन्हें दूर क्यों किया है। आज तक उन्हें ये सब समझ नहीं आया, लेकिन आप शायद उन्हें सारी चीज़ें समझ आ चुकी थी। करीब फिर से स्क्रीन बदलती है। रोहित की उम्र करीब 12 साल दिखाई देती है। रोहित की उम्र करीब 12 साल की थी। दादी माँ सुहासिनी मारवा, वो भले ही शांत थी, लेकिन उन्हें तजुर्बा काफ़ी ज़्यादा था। दादा की मौत के बाद और रोहित के पापा का घर छोड़ने के बाद सारी जिम्मेदारियां रोहित के कंधों पर आ गई थी, क्योंकि दादाजी ने वसीयतनामे में सारी चीज़ें रोहित के नाम पर लिखी थी, जिस कारण से उनके पापा काफ़ी इरिटेट हो गए थे और काफ़ी परेशान भी हो गए थे। लेकिन उनसे पहले ही उन्होंने रोहित के दादाजी ने उन्हें घर से निकाल दिया था। बड़े अब एक मीटिंग हो रही थी, जहां सुहासिनी मारवा रोहित का साथ देने के लिए हमेशा उसके साथ जाती थी, क्योंकि उसे अपने बेटे पर काफ़ी गर्व भी था। लेकिन वह उसका साथ इसलिए देती क्योंकि सामने बैठे धोखेबाज लोगों के चेहरे को अभी रोहित को पढ़ना नहीं आया होगा, जिस कारण से वह उनकी पहचान आसानी से कर सकती है और रोहित को भी पहचान करनी सिखा सकती है। बड़े बड़े अधिकारी उनके सामने बैठे थे। उनमें से कुछ लोग उसे बच्चा समझकर उसकी बातों को गंभीर नहीं ले रहे थे। रोहित शांत बैठा था। फिर उसके सामने रखी एक फाइल खोली और कुछ पन्ने पलटे और बोला, अगर कंपनी इसी तरीके से चलती रही तो अगले 6 महीने में नुकसान होगा। कमरे में खामोशी छा गई। एक अधिकारी हंस पड़ा, तुम अभी बच्चे हो। रोहित ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार वो रौब दिखाई दे रहा था जो आगे चलकर पूरी दुनिया पहचानेगी। उम्र मेरी कम है। उसने फाइल बंद की, लेकिन हिसाब आपकी सोच से कई बड़ा है। दादी के चेहरे पर गर्म मुस्कान आ गई, क्योंकि उसकी जोरदार रौबदार आवाज़ ने सभी के दिल ठंडे कर दिए थे और सभी अपनी बात को वहीं रोककर रोहित की बात सुनने लगे थे। वो नज़ारा भी काफ़ी अच्छा था और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी था उनकी आने वाले जर्नी के लिए। वहीं फिर से स्क्रीन बदलती है। रोहित करीब 13 साल का दिखाई देता है। रोहित ने अपनी पहली बार इम्प्रियर ग्रुप में एक बड़े प्रोजेक्ट को अपने तरीके से संभाला। ये वो इम्प्रियर ग्रुप नहीं था जिसमें रोहित को किंग नाम से जानते थे, लेकिन ये उसी तरह से एक ग्रुप था जो कि रोहित ने अपनी पहली पहचान और प्रोजेक्ट पर लगा निवेश जारी किया था अपने बिना बताई दादी से। जिस प्रोजेक्ट में बाकी लोग असंभल रहे थे, उसे असंभव समझ रहे थे, रोहित ने उसे कुछ ही महीनों में सफल बना दिया था। धीरे धीरे कंपनी बड़े लोग समझने लगे वह बच्चा सामान्य नहीं है। उसे क्या नेतृत्व, दिमाग, धैर्य और सबसे ज़्यादा अपनी पहचान खुद बनाने की जिद थी। लेकिन रात होते ही रोहित अपनी दादी को याद करता और कई बार आशा मारवा से मिलने जाता। दरवाजे के बाहर खड़ा रोहित, माँ, लेकिन अंदर से जवाब नहीं आता। रोहित, अब अभी जाओ। हर बार बस यही शब्द आते। बाहर एक औरत उस विला से बाहर आती और रोहित को जाने के लिए बोलती। बस एक शब्द कहती, अभी तुमसे मैडम मिलना नहीं चाहती। वो तुम्हारी स्कल भी देखना नहीं चाहती, क्योंकि तुम उसके लिए मानूस हो। ये शब्द रोहित के दिल पर जख्मी करने के लिए काफ़ी थे। वह वहाँ से आप उल्टे पैर दौड़कर अपने घर आ जाता और चुपचाप अपने रूम में जाकर रोने लग जाता। ऐसे ही चलता रहता है और कब रोहित 13 से 14 साल का हो जाता है पता नहीं चलता। अब दिल्ली के व्यापारी जगत में एक नाम तेजी से फैलने लगा था, मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। नया युवा, नया नेतृत्व, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पर्दे के पीछे कौन था। कंपनी में उसे एक अच्छे से जानने लगे, रोहित मारवा, क्योंकि जिस समय सभी लोग महीनों हल करते थे हर चीज़ को, हर मुश्किल को, रोहित उसे दिनों के साथ कुछ ही
मिनटों में हल कर देता। जिस डील को लोग असंभव मानते वह उसे अपने पक्ष में लेकर आगे की तरफ बढ़ाता और धीरे धीरे रोहित एक नाम नहीं एक रहस्य बन गया। दुनिया रोहित की बात कहती लेकिन कोई नहीं जानता था आखिरकार रोहित मारवा क्या है, क्योंकि पूरी पहचान अभी तक लोगों के सामने रोहित की नहीं आई थी। स्क्रीन के सामने खड़े बच्चों के चेहरे उत्सुकता से थे। अलेक्जेंडर फुसफुसाकर पापा 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 ने अपने दम पर यह सब हासिल किया। हमें लगा कि उन्हें विरासत में मिला है जैसे हमें मिलने वाला था। अब्दुल ने धीरे से कहा, लेकिन दुनिया को पता नहीं है कि रोहित की पहचान क्या है। ये सब थे कि अलेक्जेंडर के कान तेजी से पीछे की तरफ चले गए। क्या कहा अब्दुल अंकल आपने? कुछ नहीं, आगे पता चल जाएगा। रोहित करीब अब 15 साल का हो चुका था। रोहित ने अपने 15 वर्ष में अपने ग्रुप की कमान लगभग पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली थी। उसने कोई नए क्षेत्र में कंपनी विस्तार किया और नए उद्योग किए। अलग अलग देशों में भी अपनी ब्रांच खोली। नई तकनीकें, नई कंपनियां, नए व्यापारिक समझौते और देखते ही देखते मारवा इंडस्ट्री का नाम दुनिया की सबसे प्रभावशाली औद्योगिक कंपनियों में गिना जाने लगा। लेकिन रोहित की ज़िंदगी में एक अजीब अब भी खाली थी। एक जगह जो उसकी माँ की थी, जो किसी के प्यार की थी। एक माँ जिसकी कमी शायद कोई पूरी नहीं कर सकता। दादी माँ रोहित से बहुत प्यार करती थी, शायद आशा मारवा जितना। लेकिन एक माँ की ममता के लिए रोहित हमेशा तरस रहा था, क्योंकि उसे पता था उसकी माँ कहाँ रहती है। अब रोहित अपनी गाड़ी लेकर अक्सर उधर जाने लगा। कभी कभी रात में अपनी माँ की पुरानी तस्वीरें निकाल कर देखता। धीरे धीरे कहता, माँ, मैंने वो सब कर लिया है जो आप चाहती थी। फिर तस्वीरों को देखकर मुस्कुरा देता है, बस आप मेरे साथ नहीं थी। रिया की आंखों में आंसू गिर पड़े। मुझे पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन दादी की क्या मजबूरी रही होगी? दादी माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती हैं, और मैंने उनकी आंखों में देखा है। जब मैं पहली बार गई थी तो दादी माँ बहुत रो रही थी, और आर्यन ने भी ये बात नोटिस की। आर्यन और रिया दोनों ही विला में पहली बार, कभी रिया आर्यन बनकर तो कभी आर्यन रिया बनकर वहाँ पर गया, जहाँ पर पहले से ही पता था कि वो उसकी दादी माँ है। अब रोहित 18 से 20 साल के बीच में था। अब वह बच्चा नहीं था, एक वयस्क व्यक्ति बन चुका था। लंबा कद, आत्मविश्वास, स्टाइलिश, शांत और बहुत ही अट्रैक्टिव, प्रभावशाली। जब वह किसी मीटिंग में प्रवेश करता तो बड़े बड़े कारोबारी भी अब अपनी बातचीत रोक देते। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। लेकिन उसकी दादी जानती थी मजबूत चेहरे के पीछे अब भी बच्चा था, जो अपनी माँ के लिए बिल्कुल तड़प रहा था, इंतजार कर रहा था। समय फिर तेजी से आगे बढ़ा। अब रोहित 21 साल का हो चुका था। अब रोहित मारवा सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के बड़े व्यापारियों के घरानों में लिया जाने वाला एक नाम बन चुका था। मारवा इंडस्ट्री अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी, वहीं प्रभाव पड़ चुका था पूरी दुनिया पर। मारवा ग्रुप की छाप, वही करण गुलेरिया, यानी कि गुलेरिया इंडस्ट्री अब धीरे धीरे पीछे हटने लग गई थी, क्योंकि जब रोहित ने सारी भागदौड़ अपने कंधों पर ली तब से ही। पहले करण गुलेरिया फर्स्ट पोजीशन पे थे, अब भी रहस्य था। वहीं धीरे धीरे करके रोहित ने एक दिन आराम से कुछ चैट कर रहा था। अचानक उसके फ़ोन में एक मैसेज फ्लैश हुआ। रोहित ने उस मैसेज को ध्यान से देखा और फिर एक किंग की इमोजी को उसमें ज्वाइन कर दिया। ये देखकर सभी हैरान थे। बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब अब्दुल को बहुत कुछ समझ आ गया था। किंग? बच्चों के शब्द मुंह पर बस एक ही नाम, किंग। किंग क्या है? आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन डैड ने अपने इस ग्रुप में अपना नाम किंग क्यों रखा है? क्या डैड किंग है? और हाँ, तभी बच्चों ने कुछ आइडिया लगाया। जब पापा पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका दबदबा है, पूरी दुनिया में लोग उनके नाम से डरते हैं, यहाँ तक कि बिजनेसमैन मीटिंग करने से पहले अपने पीछे पैर कर लेते हैं। जहाँ पर डैड अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लोग डर जाते हैं। शायद इसलिए ये सब बच्चे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मैं सब देख लूँगा, ये सब रोहित ने एक आराम से शब्द निकाले। एक पल रुककर उसकी आंखें नम हो गई। बस सबको नहीं पता था कि स्क्रीन धीरे धीरे अंधेरे होने लगी, लेकिन पूरी तरह से बंद होने से पहले एक आखिरी लाइन उभरी। जिस किंग के ने अपना साम्राज्य बनाया है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की ने प्रवेश करने वाली थी जो उसके पूरे साम्राज्य से ज़्यादा कीमती बनने वाली थी। उसकी लाइफ में रिया की सांसें रुक गई। हाँ,
मुझे पता है ये मम्मी है। स्क्रीन पूरी तरह से बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल छठे दीवार के कमरे की दूसरी दीवार 7वें दीवार का निशान चमक उठा। उसके नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, मिलन। तीनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अभी नहीं पता था कि 7वां दरवाजा उनकी मॉम डैड की कहानी का सिर्फ मिलन नहीं, बल्कि अपने जन्म से जुड़े सबसे रहस्य का दरवाजा बनने वाला था। छठा दरवाजा का समाप्त हो चुका था। जंगलों वाला रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। आर्यन, अलेक्जेंडर, रिया काफी लोग आगे निकल चुके थे। उनके सामने छठे दरवाजे की दीवार अब पीछे छूट चुकी थी और उसके आगे फैला जंगल जैसे किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा था। अब्दुल जोन उनके पीछे चल रहे थे। तीनों बच्चे अब तक अपनी मोम की जिंदगी से, उन झलकियों से बाहर नहीं निकल पाए थे कि कुछ देर पहले देखी गई अनिका की उम्र, उसका अकेलापन, उसका संघर्ष और फिर धीरे धीरे उसका बदलना। रिया ने अचानक चलते चलते कदम रोक दिए। भैया, आर्यन पलटा। क्या हुआ? रिया ने जंगल के बीच एक तरफ इशारा किया। वहाँ कुछ है। सभी की नज़र उस तरफ चली गई। पेड़ों के बीच एक पतली सी रोशनी चमक रही थी। अलेक्जेंडर तुरंत आगे बढ़ा। शायद अगली स्क्रीन उधर है, लेकिन अब्दुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। अलेक्जेंडर ने उसे देखा। क्यों? अब्दुल ने गंभीर आवाज में कहा। क्योंकि अब हमें समझ आ चुका है, इस जगह पर जो दिखाई देता है जरूरी नहीं वह सच हो। तीनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे और यह सफ़र उन्हें खेल नहीं लग रहा। उन्हें पहली बार महसूस हो रहा है उनके माता पिता ने जिंदगी में जिन रास्तों को पार किया है वे रास्ते उनके लिए बनाए गए किसी भी खेल से ज़्यादा कठिन थे। तभी टिक, एक आवाज़ आई। जमीन पर एक छोटा सा गोल निशान चमक उठा। आर्यन तुरंत पीछे हट गया, लेकिन उसी पल उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की सी खिसक गई। आर्यन! अलेक्जेंडर ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन नीचे देखना लगा। उसके पैरों के नीचे पूरा रास्ता धीरे धीरे पारदर्शी होने लग गया था। नीचे गहरी खाई थी। रिया डर गई। भैया! आर्यन ने अपनी सांस रोक ली, लेकिन तभी उसके साथ हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। वही ऊर्जा जो कुछ समय पहले उनके अंदर जागी थी। उसने आंखें बंद की। अचानक उसके पैरों के नीचे चमकती रेखाएं एक दूसरे से जुड़ने लगी, जैसे जमीन खुद उसके इशारे को समझ रही हो। अलेक्जेंडर की आंखें फैल गई। तुमने ये किया? आर्यन ने हैरानी से अपना हाथ देखा। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। रिया धीरे से मुस्कुराई। मम्मी भी शायद ऐसे ही हो। ये सुनते ही तीनों कुछ पल शांत हो गए। उनके चेहरे पर अब काफी गर्व था। लेकिन तभी जंगल के दूसरे छोर पर एक आवाज आई। तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तीनों ने एक साथ पीछे देखा। कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ थे, धुआं था और दूर एक स्क्रीन थी। स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर एक छोटी बच्ची दिखाई दी, अनिका। लेकिन इस बार पहले से वाली अनिका नहीं, वह थोड़ी बड़ी थी। उसकी आंखों में अब डर कम था और जिद ज्यादा थी। रिया की आंखें भर आई। मम्मी! स्क्रीन पर अनिका किसी किताब के पन्ने पलट रही थी। फिर वही बच्ची अचानक स्क्रीन से गायब हो चुकी थी, जिसकी जगह सिर्फ एक लाइन दिखाई दी। जिस दिन उसने खुद को कमजोर समझना बंद किया, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू हो गई। अलेक्जेंडर ने स्क्रीन गौर से देखा। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, आर्यन ने धीमी से कहा। ये कुछ ऐसे समझाने की कोशिश की गई है हम लोगों को। और तभी स्क्रीन बंद हो गई। लेकिन इस बार अगला रास्ता खुद ब खुद खुल चुका था। वही मल्होत्रा मैंसन, मल्होत्रा हाउस में रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। श्वेता अपने कमरे में ही थी। घर शांत था, लेकिन अंजलि मामी आँखों में नींद नहीं थी। किशन मामा गहरी नींद में सोए हुए थे। अंजलि भी लक्ष्य से कुछ देर तक बातें कर रही थी, क्योंकि लक्ष्य ने कुछ ऐसी बातें कही कि श्वेता हक्की बक्की रह गई और वह उससे बात करने के बाद काफ़ी परेशान सी भी हो गई थी। वह बिस्तर पर बैठकर अब इधर उधर देखने लगी और फिर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। वही अंजलि मामी पूरे दिन सो चुकी थी। अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बिस्तर से पर बैठी बार बार एक दिशा में देख रही थी। उनके चेहरे पर बेचैनी थी। उन्हें कुछ देर पहले फिर वही एहसास हुआ, जैसे किसी छोटे बच्चे ने
उनका हाथ पकड़ा हो। उन्होंने धीरे से अपना हाथ देखा, उंगलियां कांप रही थी। कौन था? अंजलि मामी धीरे से उठी, दरवाजा खोला। गलियारा पूरी तरह से खाली था, लेकिन कुछ दूर एक छोटी सी परछाई उसे महसूस हो रही थी। अंजलि की सांसें अटक गई थी। बेटा! परछाई कुछ कदम आगे बढ़ी। अंजलि उसके पीछे चल रही थी। वह बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा, कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था। अंजलि परेशान होकर उसके पीछे चल रही थी। अंजलि ने धीरे से कहा, रुको। वह तेजी से आगे बढ़ा। परछाई मोड़ के पीछे चली गई। अंजलि भी उसी डायरेक्शन में चली गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर एक छोटी सी चीज पड़ी थी, एक पुराना बच्चों का खिलौना। अंजलि ने उसे उठाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी उंगलियां उस खिलौने पर कस गई। वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। शायद उसका दिमाग उस याद को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, या फिर स्वीकार नहीं करना चाहता था। तभी पीछे से श्वेता की आवाज आई, जो कि बालकनी से हल्का सा इधर होकर अब नीचे ही आई थी। तभी उसे एक साया आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एक पल के लिए वह घबरा गई, लेकिन अपनी माँ को वह महसूस कर सकती थी, क्योंकि बच्चे और माँ का एक अजीब सा एहसास होता है। इसलिए श्वेता को लग गया था कि शायद मोम उस डायरेक्शन में गई है। तभी पीछे पीछे श्वेता की आवाज फिर आई, मम्मी! अंजलि ने तुरंत खिलौना अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। श्वेता उसके पास आई। अब यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? अंजलि ने जबरदस्ती मुस्कान की कोशिश की। वह अपने ख्यालों से बाहर आई। कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। श्वेता ने उसकी आंखों में देखा। आप रो रही थी? अंजलि ने नजरें फेर ली। नहीं बेटा। लेकिन तभी उसकी मुट्ठी छिपा खिलौना हल्के से आवाज करने लगा, टिक टिक। श्वेता ने आवाज सुन ली। आपके हाथ में क्या है? अंजलि कुछ बोलती उससे पहले दूर गलियारे की लाइट अचानक से बुझ गई। दोनों चौंक गई। अंधेरे में एक छोटे बच्चे जैसी हंसी सुनाई दी, सिर्फ अंजलि को। माँ! अंजलि का चेहरा सफेद पड़ गया। श्वेता ने उनका हाथ पकड़ लिया। मम्मी, आपने भी कुछ सुनाई दिया? नहीं, जानबूझकर अंजलि ने मना कर दिया। शायद ये अंजलि का वहम था, और श्वेता को लगा कि शायद मोम फिर से डिप्रेशन का शिकार हो रही है और अपने पास से ही अपने थॉट को बाहर निकाल रही है, जैसा कि प्रीति ने कहा था। आप शायद श्वेता को लगा मुझे ही कुछ गलत फहमी हुई है। अंजलि की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हाँ बेटा, मुझे कुछ सुनाई दिया, लेकिन वे सब इतने धीमे थे कि खुद अंजलि के कानों तक भी नहीं आ रहे थे। फिर उन्हें अंधेरे की तरफ देखा। वहां देखो, लाइट नहीं है। श्वेता कुछ समझ नहीं पाई किसकी है। अंजलि जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी पल उसके हाथ में रखा खिलौना अपने आप बंद हो चुका था और उसके नीचे एक छोटी सी पर्ची दिखाई दी। अंजलि ने पर्ची खोली, लेकिन वह उसे अभी नहीं देख सकती थी, क्योंकि अचानक जब वह खिलौने को बंद कर रही थी, उसमें से कुछ निकलता हुआ उसे लगा। उसने अपने हाथों में उसे रोक लिया। उस पर सिर्फ 5 शब्द लिखे थे, लेकिन अभी अंजलि उसे नहीं देख सकती थी। श्वेता ने अब अपनी माँ का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अंजलि ने अपना हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ाया, जिस कारण से मजबूरन श्वेता थोड़ा सा परेशान होने लगी। वह अब रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, किसी को उठाना नहीं चाहती थी। इसलिए श्वेता ने कहा, मोम, आप क्या छुपा रही हैं पीछे? जैसे ही अंजलि मामी ने हाथ आगे किए, पीछे कुछ नहीं था, बस एक रैपर था जो कि आवाज कर रहा था, जिसे वह कब से खिलौना समझ रही थी। और अब जब श्वेता ने ये सब देखा, उसे भी काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि उसे भी कुछ खिलौने जैसी आवाज आई थी। लेकिन मोम, आप रात को ये सब क्या खा रही थी? इस पर अंजलि थोड़ा सा संतोषजनक देखा और फिर हैरान भी हुई, लेकिन अपनी हैरानी को बयां नहीं किया। उसने कहा, कुछ नहीं बेटा, शायद मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने किचन से कुछ खाने के लिए देखा, तो मुझे ये मिला तो मैंने यही खा लिया। शायद कृष्ण ने रखा होगा। इतना कहकर अब
श्वेता अंजलि को लेकर उनके बेडरूम में लेकर जाती है, पानी पिलाती है। उनके डैड पहले से ही सोए हुए थे, इसलिए वह उन्हें अंदर तक भेजने का काम करती। उसके तुरंत बाद दरवाजे को आराम से बंद करके अपने रूम में चली जाती। श्वेता को भी कुछ काफ़ी अजीब सा लग रहा था। शायद वह अपनी मॉम के बारे में ज़्यादा सोच रही है, उसे ऐसा लगा। क्यों श्वेता, तू भी मम्मी की तरह कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई है और अपनी सोच को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। फिर वह अपने सिर पर छोटी सी चपा देती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सवाल ये था कि क्या अंजलि सच में अपने खोए हुए बेटे की आवाज़ सुन रही थी या कोई जानबूझकर उसके सबसे पुराने दर्द को हथियार बनाने का काम कर रहा था, उन्हें कुछ किसी ऐसे सच की तरफ ले जा रहा था जिसे करण गुलेरिया वर्षों से दुनिया से छिपाए हुए था, वो सब बाहर आ सके। और वही क्या होने वाला है, क्या रोहित और अनिका और बच्चों का ये सब ट्विस्ट उनके सामने आने वाला है, क्या होने वाला है और क्या था वो फैसला जब अनिका खुद आएगी, क्या है वो सब। बूढ़े किंग और स्वाति का 7वां राज, 7वां सवाल बच्चों के लिए, जो उनकी पूरी तरह से दुनिया बदल देगा, क्योंकि बच्चों ने अब अपनी मॉम डैड से काफ़ी सीख ले ली है। शायद उनके लिए यही बेहतर है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो सब कुछ बदल देंगी। सारे क्वेश्चन को आंसर आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हेल्प के लिए आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हो। थैंक यू। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स।